इमरान खान की जो पॉलिटिक्स मर जाती अगर 8 फरवरी का दिन ना आता, और एस्टेब्लिशमेंट जिंदा हो जाती अगर 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान की कौम ने उनको इस हद तक, जिसे कहते हैं, दीवार के साथ ना लगाया। यानी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस सतह की धांधली कभी नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके एक से बल्ले का निशान छीना जाए। तो अब उन्होंने इस तरह के डील की कोशिश की कर रहे हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकले जिसमें इमरान खान जब बाहर आए तो बाहर आते हुए वो इतना खतरनाक और इतना लीथल ना हो जितना हम एक तरह की सूरत हाल में हैं। तो अमेरिका का भी डरावना ख्वाब है, और हमारी स्टैब्लिशमेंट भी डरावना ख्वाब यह है कि अगर इमरान खान ने ना माना तो पैसे नहीं आएंगे, काम नहीं चलेगा, पुलिस ये सपोर्ट फंड नहीं आएगा, वॉर ऑन टेरर जो हमने वादा कर लिया वो नहीं चलेगी। अगले 40 साल तक ये जो नस्ल है ना, इसको अगर इमरान खान ने ही कहा कि पाकिस्तान की बका के लिए ये जरूरी है तो तब ये मानेगी, वरना ये जो नफरत पैदा हो चुकी है, और ये नफरत इमरान खान ने पैदा नहीं की, 75 साल से चल रही है। और रियासत जो है ना, ये शाही का डेरा नहीं होती कि मैंने बदला लेना है, कि मेरे 5 मारे हैं तो हम 15 मार के आएंगे। आप क्यों करना चाहते हैं, आपके पीके में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पे आपको अमेरिका ने कह दिया हुआ है कि आपने वहां ऑपरेशन करना है अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 महीने लगते हैं। आप अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठ के और ईरान गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप तय करें, आपकी जंग खत्म हो जाती है। सियासत डॉट बीके से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानश्वर, हिस्टोरियन, तजियाकार और या मकबूल। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और ये साहब, पाकिस्तानी सियासत में डील डील की शुरू से एक तारीख रही है। हालिया दिनों में भी एक गपशप जारी है, खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की डील हो रही है। हामिद मीर साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान खुद 3 दफा मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द कर चुके हैं। मौजूदा दिनों में जो मामला चल रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, कैसे हो रहे हैं, इनके ऊपर आपका क्या तजिया है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत सीरियस कंसर्न है, और ये कंसर्न गुज़श्ता तकरीबन 4-5 महीनों से बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। 8 फरवरी के बाद उनकी ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने जिस बोझ को अपने कंधों पे उठाया था, आज वो उस बोझ के नीचे दब रहे हैं। और यही वजह है कि वो किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी कैफियत के अंदर इस हालात को लाना चाहते हैं कि जहां उनकी भी इज्जत रह जाए और बाकी मामला भी ठीक हो जाए। यही वजह है कि किसी न किसी तौर पर इमरान इमरान खान से राब्ते किए गए, और उनको कहा गया कि और कुछ नहीं, हमारी फेस सेविंग के लिए कम से कम और कुछ नहीं, कुछ मजम्मती अल्फाज ही निकाल दें, उसके बारे में शर्मिंदगी का इजहार कर दें, कुछ कर दें। असल में इमरान खान की जो पॉलिटिक्स मर जाती अगर 8 फरवरी का दिन ना आता, और एस्टेब्लिशमेंट जिंदा हो जाती अगर 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान की कौम ने उनको इस हद तक, जिसे कहते हैं, दीवार के साथ ना लगाया। यानी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस सतह की धांधली कभी नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके एक से बल्ले का निशान छीना जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल से जाके ये फैसला करवाया जाए कि इलेक्शन जो हैं वो उन्हीं लोगों से होंगे कि जो गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से उन लोगों को पकड़ रहे थे, मतलब डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, वो लोग थे कि जो 9/11, सॉरी, 9 मई के बाद, ये 9/11 ही हो गया, 9/5 तो 9/11 9/5 के बाद जो थे वो खास तौर पे पाकिस्तान के उस क्रैकडाउन कर रहे थे उस पार्टी के ऊपर। ये सारा कुछ करने के बाद रात को ये मीठी नींद सो गए थे कि अब तो पाकिस्तान की कौम जो है ये कंफ्यूज हो गई है, इनको नहीं पता चलेगा कि मैंने पलंग को वोट देना है, या मैंने अपना बैंगन को वोट देना है, या मैंने अपना चारपाई को, किसी को उनको नहीं पता था कुर्सी को वोट देना। यही वजह है कि उन्होंने अगले दिन सुबह 5 बजे तक कोई मुदाखलत नहीं की किसी जगह पर भी। मुकम्मल तौर पे स्मूथ सेलिंग किस्म की वोटिंग होती है। लेकिन जब 5 बजे के बाद बैलेट बॉक्सेस खुले तो एक इतना बड़ा तमाचा था उस सारी एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पर कि हैरान रह गए। तो यही वजह है कि उसके बाद से लेकर अब तक पूरी कोशिश ये होती रही है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको राजी किया जाए। सबसे पहले तो ये कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी से कहा गया कि तुम इमरान खान को ऑफर करो तो गवर्नमेंट में आ जाए। तो पीपल पार्टी फौरन, आपको पता है कि पीपल पार्टी ने फौरन उसको अपना कहा, और उन्होंने अपने सारे हलीफों को छोड़ दिया, उनको उनको छोड़ दिया। फिर दूसरी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि हमने जो नारा लगाया था कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर तरक्की, खुशहाली, सब कुछ आ जाएगी, और हमने उसके ऊपर पूरे के पूरे अखबारात के ऊपर बकायदा
पेड इश्तिहारात भी शाया करवाए थे। उन्होंने कहा ये तो अपने हल्के में नहीं जीत सका, क्योंकि जो आज पतन की रिपोर्ट है उनको उसी दिन पता थी। एग्जैक्टली। जिस रिटर्निंग अफसर ने वो गिनती की थी उनको तो पता थी, पतन तो आज बता रहा है, अंदर के लोगों को तो उन्होंने कहा ये तो इस लेवल का बंदा है कि अपने हल्के में हार गया है, इसको क्या किया, तो वो उसका तो पत्ता कट गया। शहबाज शरीफ को लाया गया, इमरान खान वहां भी राजी ना हो गए पीपल पार्टी के वोट से हुकूमत बनाने के, जैसे उनका पहले भी इमरान खान को ट्रैप किया था, वो यही किया था कि भाई अब आ जाए, कोई मसला नहीं है, हम क्या उनको राजी कर लिया है हमने, हमने उनको अख्तर मैंगल को भी राजी कर लिया है, बाकी लोग भी साथ हो गए, गवर्नमेंट बनाए यहाँ। जहांगीर तरीन का जहाज गुजरा है, वो उसने आजाद अरकान को भी साथ मिला लिया, ये चाल नहीं चली। फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर अदलिया के जरिए, बाकी जगह जरिए दबाव डालना शुरू किया केसेस के मामले के अंदर। अब केसेस जो थे वो उन्होंने जल्दी में बनाए थे, और वो इतने हैफेजर्डली बने थे कि जिसका ट्रायल हैफेजर्ड हुआ था, मतलब खुद देखे ना कि पूरा दिन इमरान खान का ट्रायल चलता था, सुबह से लेकर शाम तक। पहले एक जज बाहर इंतजार कर रहा होता था कि मेरी बारी है, फिर अगले की बारी है, फिर उसकी भी बारी है, 12-12 घंटे उसके सर्दी के अंदर होती थी, और उसके बाद यानी ये साबित कर दिया कि अब तुम्हारा जो लीडर है वो 10-12 साल तक बाहर नहीं आता, इसलिए आराम चैन से किसी और लीडर को मान लो, कर ये चाल नाकाम हो। अब उन्होंने राब्ते किए हैं कि यह कोई रास्ता इख्तियार, अब हुआ ये है कि 9 मई का एविडेंस किसी के पास नहीं है। अदालत में ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो 9 मई के लोग हैं, चूंकि हमने पकड़े हैं इसलिए ये मुजरिम है। अदालत में तो बताना पड़ेगा, आपको वीडियो फुटेजेस लानी पड़ेंगी, आपको दूसरी चीजें। अब किसी के बयान से कि मैं ये आर्मी के खिलाफ हूं या उससे तो नहीं निकल आता कि वो मुजरिम था, अदालत का जो। फिर उसके बाद हुआ ये कि पूरा प्रेशर डाला गया, और वो डाला ये दिया गया कम से कम 110-15 लोग जो हैं उनको उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाएंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इतना जबरदस्त है जो कि इजाजुल हसन साहब और उन्होंने लिखा हुआ है कि उसके ऊपर अब उन्होंने कोशिश करके उसको आगे तो कर लिया, लेकिन आप खुद सोचें कि वो जो बंदे वहां 84 हैं उनमें से कोई माफी दे के बाहर नहीं निकला, उनमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी हिम्मत टूट गई हो। जो माफी वाले लोग हैं वो भी पछताते फिरते हैं, नवाज चौधरी से लेके बाकी सारे लोग, वो भी कहते हैं हमने गलती कर ली। अब ये ऐसा मामला था कि जो अदालत के अंदर किसी तौर पर भी साबित, कोई जज इतना जाहिल फैसले के पेट भरना होता है। यही वजह है कि जब आपने गलत फैसला करवाया अगले दिन हो जाकर टूट गया, इज्जत का टूट गया, दूसरे टूट गए। तो अब उन्होंने इस तरह के डील की कोशिश की कर रहे हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकले जिसमें इमरान खान जब बाहर आए तो बाहर आते हुए वो इतना खतरनाक और इतना लीथल ना हो जितना हम एक तरह की सूरत हाल में हैं। पर सर एक और चीज है जो यहाँ पर ये समझ आती है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, मैंने हमले की कॉल नहीं दी थी, और इस चीज को उन्होंने ठीक भी की, और फिर इसमें खबरों में इसे ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि इमरान खान ने अपना कसूर मान लिया है। तो क्या ये चल रहा है? खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही है कि 9 मई की माफी मांगो तो बाहर आ जाओ। देखिए, पहली बात तो है कि इमरान खान तो एक ही है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। सिंपल सी बात है, आप जुडिशियल इंक्वायरी कर लें और जुडिशियल इंक्वायरी भी ओपन करें। अब जुडिशियल इंक्वायरी में तो किसी के हमने हमारे आंखों के सामने गुजरा है ना, हमें तो पता है कि 9 मई क्या हुआ था और कैसे हुआ था, सबको पता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो नेग्लिजेंस की बात आएगी कि 9 मई में जो सबसे बड़ी जगह तो कोर कमांडर ऑफिस था ना। जी। पहली बात तो यह कि कोर कमांडर के घर को साबित करना पड़ेगा कि ये आर्मी तनसीबात में थे। किसी का घर तो आर्मी की तनसीबात नहीं, क्या वहां मिसाइल फिट थे, क्या वहां एटम बम रखा हुआ था, क्या वहां टैंक्स आते थे, और वो तो तनसीबात में नहीं आता। एक घर है, सिंपल सा घर है, जैसे वजीर आला का घर होता है। और वजीर आला का घर जो है वो कोर कमांडर के घर से ज्यादा मुकद्दस और मोहतरम है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। ठीक है, ये तो एक बेसिकली तनख्वाहदार शख्स होता है जो वहां आके रहता है कुछ देर के लिए और उसके बाद वापस चला जाता है किसी दूसरे को सौंप के, वो तो पब्लिक रिटर्न। तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो आर्मी वो तनसीबात में शामिल है। दूसरा, फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी सिक्योरिटी किसके जिम्मे थी। अब सिक्योरिटी बुनियादी तौर पर जिम्मे होती है पाकिस्तान की पुलिस की, कंटोनमेंट की सिक्योरिटी फौज के जिम्मे नहीं होती। वो जो SHO होता है ना थाने का, वो असल में सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है।
ये एमपी जो है ना, ये बेसिकली एडिशनल फोर्स है जो लगती है। थाने वाला जो है उसके पास जाके कहता है कर्नल साहब के मेरे घर में डाका हुआ है, ये रिपोर्ट दर्ज कर लो। वहां जाके कहता है कि ये मेरी बीवी को, औरत कहती है मेरे बीवी को जनाब मेजर साहब ने मारा है, उसका सुतरा कहता है मेजर साहब ज्यादती करते हैं, रोज थप्पड़ मारते हैं, तो उसकी वो हैरासमेंट की दरखास्त थाने में दर्ज होती है, कोर कमांडर के पास दर्ज होती है। ये सारे उसूल, ये सारे कवानीन लॉ ऑफ लैंड के। अब वो पूछा जाएगा कि आईजी साहब कहाँ थे, फिर पूछा जाएगा कि बिल्कुल सड़क के उस पार सीसीपीओ का घर है, काफी बड़ा घर है, तो सीसीपीओ साहब सोए हुए थे उस वक्त। फिर तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर कुर्बान लाइन है, जहां कम से कम 1200-1300 के करीब अलर्ट सिपाही मौजूद होते हैं, जिनको किसी वक्त भेजा जा सकता है। फिर उसके साथ साथ शामी रोड और फोर्टो स्टेडियम पे दो है, वो एमपी के और पुलिस के ज्वाइंट नाके हैं। ये सारा कुछ ये खुलेगी जब तो बड़ा मसला, तो इसलिए वो चाहते हैं ये खुले खुले नहीं, वैसे ही बिस्मिल्लाह मल्टीपाव करके। ये हमेशा से एक रवैया हमारा रहा है, और लोग हमेशा इसी पे बात के मान के बकायदा खामोशी से चुप कर जाते रहे हैं। लेकिन शायद इस दफा इमरान खान के साथ उनकी डील इस सतह की नहीं हो पा रही। तो ये जो 9 मई है, ये बुनियादी तौर पर गले की हड्डी बन गया है और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला है। सिर्फ 9 मई नहीं, देखिए 3 बुनियादी नारे ये हमेशा से हुआ है, 1958 से लेके अब तक। ये हमेशा से अयूब खान की तकरीर उठाएं, माशी तौर पर इन लोगों ने दिवालिया कर दिया था और मुल्क इस काबिल नहीं रहा था कि इसको आगे चला जाए, हम आएंगे हम ठीक कर लेंगे। अब अयूब खान के जमाने में हुआ यह था कि लोगों को पाकिस्तान की फौज के साथ एक थोड़ी सी एफिलिएशन थी। उसकी एक वजह यह थी कि अंग्रेज ने 1910 में जब रिक्रूटमेंट शुरू की थी ना, तो उस वक्त से लेके अब तक अपने लोगों को विक्टोरिया क्रॉस, अब चकवाल में चले जाए ना, चकवाल में आपको दुलमियाल गांव के बाहर इतनी बड़ी तोप नजर आएगी उसको, और कलम वाले कपड़े। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जाती है कि हमारे नावल में भी हीरो था, रजिया भट्ट के हर दूसरे नावल के अंदर वो जो वर्दी होती थी और उसकी स्टिक होती थी, और उसके बालों पर जो है अपना बाजू के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की घड़ी के चेन वाली घड़ी होती थी। वो मेजर साहब या कैप्टन साहब या लेफ्टिनेंट साहब हीरो होते थे ना। अब वो हीरो जैसे हमारी फिल्मों में भी थे। तो 58 में लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, जबरदस्त आ गया, चलो थोड़ी सी हालात भी उन्होंने ठीक कर लिए, जहीरा आंदोलन खत्म कर ली। ठीक उसके बाद जब जब अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली, जब उनको पता चला कि ये क्या हो गया, और मूवमेंट चली थी 1962 के बाद, जब उन्होंने कानून के 1964 के इलेक्शन करवाए आत्मा जना के, तो उनका टूट गया, भरम टूट गया। मशरकी पाकिस्तान में अयूब खान हार गया। फिर उसके बाद याया खान आया, उसने भी कहा हाथ खराब थे, ये थे वो थे, माशत मीशत खराब थी। फिर उसके बाद मुशर्रफ ने भी यही कहा, इन्होंने भी यही कहा था कि हम जो हैं खास तौर पे हम मीशत ठीक करेंगे, और खास तौर पे फिक्रे बोलते थे। देखें जी, बाजवा साहब गए थे अपना सऊदी अरब, वही पैसे लेके आए थे। यूएई में भी बाजवा साहब गए थे। इमरान खान का क्या कमाल है, हम लेके आ जाएंगे, हमारा क्या, हम फिर जाएंगे, हम लेके आ जाएंगे। चीन को उन्होंने कहा जी इमरान खान ने सीपैक तबाह कर दिया था, चीन की सूरत ये होगी। तो उस नारे के तहत उन्होंने बकायदा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि SIFC बनाई, जिसके अंदर आर्मी चीफ को मेंबर बनाया। अब आज 2-2.5 साल के बाद हालत आपकी ये है कि चीन ने आपको खुदा हाफिज कह दिया है, और उसका जो बंदा चीन की रिवायात के बिल्कुल बरक्स, चीन का जो फॉरेन ऑफिस का उनका कम्युनिस्ट पार्टी का था ना, पोलिट ब्यूरो का अहम तरीन आदमी होता है फॉरेन ऑफिस में, उसने कहा अपना घर ठीक करो और अपने लोगों को आप एक उस पर लेके आओ, पॉलिटिकल यूनिटी पैदा करो, ऐसे तुम नहीं ठीक हो सकते। अब पब्लिकली कहा, मुशाहिद हुसैन साहब को लाके बिठाया, अली जफर को कहा बुलाओ, ये नहीं बुलाना चाहते थे उस तकरीब के अंदर। ठीक उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा हम पैसे आपको दे देते हैं, जाओ जाके सऊदी अरब से ले लो और फिर यूएई से ले लो, वो नहीं ले सके। $20 अरब का वादा था मोहम्मद बिन सलमान का, वो आया, उसकी टीम के सामने नेगोशिएशन हुई, वहां जाहिल ब्यूरोक्रेट और जाहिल जो है NDU के पड़े हुए आ गए, उन्होंने 4-4 सफे के पूरे प्रोजेक्ट दे दिए। और प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे ही थे कि जैसे प्रोजेक्ट ये होते हैं, आप खुद सोचें कि अपना ये अब मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ, कोई उसमें वो ना करे कि पता नहीं उसके के जैसे जनाब एमनाबाद की बर्फी जो है वो 2000 जगह पर पिला दी जाए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट दे दो या जो फजे के पाए जाए वो जबरदस्त का एक फ्रेंचाइज बना दी जाए। वो पूरी दुनिया में ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने 3 दिन के बाद कहा खत्म, दोबारा भेजो। इन्होंने दोबारा भेजा, उन्होंने कहा सिर्फ रेकोडिक का जो एक प्रोजेक्ट है वो ठीक है, और वो प्रोजेक्ट भी 1994 का है। मैं 97 में डिप्टी कमिश्नर चागी था, मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट खुद देखा है, मैं कुछ जगहों पे सिग्नेटरी भी हूं, मुझे पता था वो कितना स्ट्रॉन्ग। उसमें भी उन्होंने ये नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा शेयर जो है ना उसमें तो तुम खरीद दो, उसमें तुम पैसे डाल दो, पाकिस्तान का जो शेयर है, जो पैसे आने थे, ताकि वो पैसे आ जाएं और 8-10 साल बाद जब
वो फेल हो गए। अब आपके पास नवंबर में आपको $27 अरब देने हैं, जेब में आ गए $9 अरब नहीं है। बूढ़े मुल्क पाकिस्तानियों को आपने नाराज कर लिया, उनको गालियां दे दे के, किसी को कुछ करके, किसी को कहा पासपोर्ट खत्म कर देंगे, किसी को ये कर दे। रिमिटेंसेज आपकी 60% वो नहीं आ रहे। सऊदी अरब और वो कहते हैं भाईजान घर ठीक करो, ये तो हम। और आप मुझे बताइए, आपके पास ₹1 अरब हो तो क्या आप पाकिस्तान जैसे इलाके के अंदर किसी आके आप करेंगे अपना किस तौर पर इन्वेस्टमेंट? तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने आप को, अपने घर को ठीक कर लो, अपने सारे अपने मामलात को बेहतर कर लो, और फिर उसको तक आपको मैं ₹1 अरब आपके पास हो तो आप किसी ऐसे मुल्क को इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहां हर तीसरे दिन इंटरनेट बंद हो जाता हो, जहां ट्विटर खत्म हो जाता हो, जहां यूट्यूब पर पाबंदी लग जाती हो, जहां इंटरनेट को स्लो डाउन किया जाता रहा हो? आप नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे ऐसी जगह पे कि जहां जो आईपीपीस का जो इतना बड़ा क्राइसिस है कि आपको बिजली जो है वो सस्ते दामों मिल ही ना सके? तो पाकिस्तान से भी लोग उठ के चले गए। 8 लाख बंदा जो है वो आपका पढ़ा लिखा जा रहा, अब ये क्राइसिस में आ गए। अब कहते हैं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता मिले, वो इस पूरी की पूरी गवर्नमेंट की कुर्बानी देने को तैयार खड़े। वो कहते हैं जिबा कर देंगे हम सारों को, जिनको हम लेके आए थे उनको तो हमेशा जिबा करते हैं। आप खुद सोचे ना कि 1990 में उसको लेके आए थे अपना उसको नवाज शरीफ को, बाद में गुलाम साहब खान समेत जिबा कर दिया उसको। फिर बेनजीर को लेके आए थे, फिर जिबा कर दिया उसको। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को फिर जिबा। वो तो बड़े आराम से अपने मफादात की खातर, और फिर ये लोग उनके पीछे दुम दबाते हुए और दुम मिलाते हुए चले जाते हैं कि नहीं हमें फिर दोबारा रख लिया जाए। इसी तरह के कुछ ऑफर्स और कुछ बातें ख्वाजा आसिफ ने भी की हैं कि उन्हें जनरल फैज की तरफ से भी की गई थी और 2019 में की गई थी जब इमरान खान की हुकूमत को 1 साल हुआ था। वजह क्या है कि ये तब भी इमरान खान का भी सर कुर्बान करने के लिए तैयार थे, आज शहबाज शरीफ का भी सर कुर्बान करने को तैयार हैं। देखिए, इमरान खान साहब की चार बुनियादी जराइम हैं जी, जिसकी उसको माफी शुरू दिन से नहीं मिल रही। उसका पहला जुर्म यह है कि जब वो पहली दफा गया था वहां पर सऊदी अरब में, तो मोहम्मद बिन सलमान उसको लेकर रियाद की सड़कों पे अपनी गाड़ी में घुमाता रहा, और उसने इमरान खान से कहा कि हम बहुत तंग हैं, ईरान की प्रॉक्सिस की वजह से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। हम बड़े आराम से रह रहे थे, ईरान की प्रॉक्सी इराक में आई, शाम में आई, लेबनान के अंदर आई, हूसीस को उन्होंने ट्रेन किया, में रोज मिसाइल आते हैं, हमारे बहरेन के हमारा अच्छे तल्लुकात थे, वहां उसने बिल्टअप किया, साथ ही हमारा ब्रिज क्रॉस करके हमारा कीफ का इलाका है, वहां ये सूरत हाल बनी। तो चार बंदों की मीटिंग हुई, मोहम्मद बिन सलमान, बाजवा, इमरान खान और उसके साथ साथ जनरल फैज। तो इमरान उन्होंने कहा इसराइल को आप ना सॉरी, इस पे उन्होंने उसने कहा, इमरान खान कहता मैंने कहा कि तुम ईरान से बात क्यों नहीं करते? तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कौन बात करेगा? इमरान खान ने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ। इमरान खान जब ईरान गया तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनसे जब बात की तो वो तो दे वर मोर देन रेडी। उसके बाद फौरी तौर पे उसने, इमरान खान ने जब दोबारा उसको बताया, तो मोहम्मद सलमान इतना खौफजदा था कि उसने सिर्फ मगरब की तरफ इशारा करके उंगली से कहा कि अमेरिका नहीं मानेगा। तो लेकिन ये इमरान की एफर्ट जो थी, ये एक ऐसी चीज थी कि जिसको नाकाबिले माफी था अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका का $10 अरब का असला बिकता है सऊदी अरब में, तो वो तो मारे गए, तो वो तो बड़ा मसला। दूसरा था कि अमेरिका ने उनको जो ये था कि अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड किया हुआ था। अब इब्राहिम अकॉर्ड के तहत तो यूएई ने स्टार्ट को तस्लीम कर लिया था, वहां आ गया था, बहरीन ने कर लिया था, मराकश ने कर लिया था, सूडान ने कर लिया था। सऊदी अरब से उनकी प्रायश्चिता आप करें, लेकिन बाकी जगह पे पॉपुलेशन अरब इतनी नहीं है। अब दुबई में मतलब लाखों इंडियन व पाकिस्तानी बैठे हैं, उनकी परवाह है इसराइल जोड़, इसराइल के बाप को तस्लीम कर लें, वो नौकरी करते हैं घर वापस आ जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी जो कि नहीं चाहती थी अरब पॉपुलेशन। तो इनका अगर आप तस्लीम करेंगे तो हम कहेंगे अगर एटमी पावर ने कर लिया तो हमारी क्या औकात है। तो चार लोगों की वो जो मीटिंग हुई थी, बाजवा, फैज और उसके बाद मोहम्मद सलमान और इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा कसूर ये था। तीसरा का कसूर ये था कि उनको कहा गया था कि हम, आप ईरान चीन को छोड़ दो, सीपैक से निकलो, हम इंडिया की आप सुलह करवा देते हैं और हम बड़ा जबरदस्त किस्म का मामला चल जाता है। वो कसूर ये था कि जनरल बाजवा ने एक कोई 70 से ज्यादा साफियों की मीटिंग बुलाई, और साफियों की मीटिंग के अंदर उसने कहा कि हमारे टैंक में पुर्जे नहीं है, तो पेट्रोल नहीं है, तो ये नहीं है, तो लड़े। तो उसमें हामिद मीर और नसीम जारा ने, और आप कश्मीर को छोड़ दें, अमन की बातें करें,
तो नसीम ज़ारा रामजवीर ने, जो अनएक्सपेक्टेडली था, उन्होंने पूछा कि 370 के खात्मे से बगैर, तो बाजवा साहब ने को तो उनका मसला है। तो जब इमरान खान को पता चला तो इमरान खान ने एक बयान दे दिया कि जब तक 370 वापस नहीं होंगे तो वो नहीं हो सकता। ये था तीसरा कसूर। चौथा कसूर उसका यह था कि जब चीन प्रेसिडेंट जी से मिलने गया तो उसने अपने उस ईरान के, उसके आपस के, उसको बता दिया, जिसको ईरान ने एक्सप्लॉइट किया और ईरान ने सुलह करवा दी। और साथ वो चला गया यूक्रेन, उसके 4-5 दिन के बाद यूक्रेन में इन्होंने वादा किया था असला बेचने का। यानी 2022 21-22 में आपने बेचे हैं $34 मिलियन का असला, ठीक है। और 2022-23 में आपने बेचा $438 मिलियन का असला। तो ये क्या आपने अचानक ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे? तो वो यूक्रेन को बेचा था, उस पर। ये 4 बुनियादी कसूर हैं इंटरनेशनली। लेकिन हो क्या रहा है उनको भी पता है, अब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को पता है, इमरान खान के बगैर हम पाकिस्तान में कदम नहीं जमा सकते। और अमेरिका के लिए ये डरावना ख्वाब है कि जिस दिन पाकिस्तान छोड़ के जाएगा, क्योंकि फिर यूरोप तक अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं, ना अफगानिस्तान में है, ना वो ईरान में है, ना ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान में है, ना रूस में है, ना बाल्टिक स्टेट्स में है, ना किसी जगह। टर्की में जाके उसको बास्फोरस में जगह मिलेगी। और इधर इंडिया के उन पर एतबार ही नहीं है कि मैं ऊपर चीन चीन बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि खलीज बंगाल से लेके, ठीक है, वो जो सी है, बाल्टिक सी, वहां तक से अमेरिका गायब हो गया। तो अमेरिका क्या करेगा? समुद्रों से बैठते हैं। तो अमेरिका के लिए भी डरावना ख्वाब है, और हमारी स्टैब्लिशमेंट भी डरावना ख्वाब यह है कि अगर इमरान खान ने ना माना तो पैसे नहीं आएंगे, काम नहीं चलेगा, कोलिशन ये सपोर्ट फंड नहीं आएगा, वॉर ऑन टेरर जो हमने वादा कर लिया वो नहीं चलेगी, ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके। अब इमरान खान का मसला ये है कि ना उसको पोलिटिकली टैकल किया जा सकता है, उसकी मौत खुदा ना खास्ता अगर ये उस पर भी राजी हो गए थे जब उन्होंने किया था, तो उससे जो तूफान इनको उठने का निर्देश है, इनको अंदाजा है कि उसकी एक झलक उन्होंने बेनजीर की शहादत के वक्त देख ली थी, सिर्फ 3 दिन के अंदर। आज तक रेलवे अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकी। 21 रेलवे स्टेशन को आग लगी थी, और 200 के करीब जो है वो उस वक्त वो जले थे, अपना इंजन जले थे। तो आप खुद सोच रहे कि उसको उसका भी उनको खौफ आता है। यही वजह है कि डील की बातें जो है ना, रोज आप जैसे साथियों से कहते हैं फैलाओ जल्दी करो। सर, ये डील होगी या डायलॉग होगा? देखिए, होगा तो डायरेक्ट। देखिए, इमरान खान ने एक बात बताऊं आपको, मैं, लोग कहते हैं जी आर्मी कैसे, भाई इमरान खान ने वाहिद सच्चाई के साथ बोला है कि जिनके साथ खुफिया डील होती थी सामने करो। ठीक है। जब मिसाक जमहूरियत हो रहा था, बेनजीर और वो साइन कर रहे थे आपस में, ठीक है, तो डील किसने की थी, कहां पर? जनरल कियानी के साथ टीम बैठी हुई थी, मुशर्रफ ने भेजा था, दुबई में डील हो गई, एनआरओ मिल गया। जब 99 में पकड़ा गया था तो उस वक्त साद रेडी रोले कौन लेके आए थे मुशर्रफ के पास? जब जमाशी रहा हुआ था, डील हो गई। मुजरम था, 25 साल की सजा हुई थी, डील हो गई, ठीक है। उससे पहले आप देख लें जितने भी जगह पे कुछ बेनजीर ने जब डील की है, जैसे होता है 1988 के अंदर, जी। इवन 87 86 के अंदर जब उसने ज़ियाउल हक ने उसको आने दिया है, तो उस वक्त डील हो गई थी। और हुआ ये था कि तो ज़ियाउल हक ना रहता तो बेनजीर की पॉलिटिक्स उन्होंने खत्म कर दी हुई थी। वो अब जलसे जुलसे कर रही थी, बस घूम फिर रही थी। तो ये, तो वो कहता है भाई पसे पर्दा नहीं, तुमने भी डील करके हुकूमत में आए हो, उसने निकाला भी हुकूमत से तुमको। अब नवाज शरीफ जो है फ्लैटनेस खत्म करके वो भी डील करके गया था, अब वापस भी डील करके आया है। तो ये पस पर्दा नहीं, खुल के आओ। और ये बहुत अच्छी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट एक दफा सामने आ जाए, ताकि पता चले। देखो ना, दरवाजा जिसने बंद किया ना वही खोलेगा ना। ठीक है। जिसने तैयारा हाईजैक किया उसी से डील की जाएगी ना। इमरान खान पर ये इल्जाम नहीं लगेगा नवाज शरीफ की तरह आप भी मुज़ाकरात करके डील करके नहीं, एनआर? मुज़ाकरात देखना, वो तो कहता है कि मुज़ाकरात ओपन करो। ठीक है। देखे ना, मुज़ाकरात क्या होंगे, सारे केसेस उसके खत्म हो चुके हुए हैं। कोई जी। एक केस नहीं है कि उसको डील डील ले, उसके उसकी कोई जायदाद नहीं जो कि आपने कब्जा में की हुई हो, उसका कोई इक़्तिदार नहीं है। कोई कौन किस पे डील करेंगे, एनआरओ किस पे होगा? हम्म। ना पनामा है उसके खाते में, ना कोई सरे महल्ला उसके खाते में, किस पे डील होगी? 9 मई पे डील होगी ना। 9 मई में सबसे बड़ी बात है कि 9 मई तो अकेला इमरान खान तो जेल में, अमेरिका अकेला इमरान खान का तो जुर्म नहीं है। जी। 9 मई तो एक पब्लिक अपराइजिंग थी, माने या ना माने, पब्लिक अपराइजिंग थी। और एक बात और भी बड़ी अहम है कि अगले 40 साल तक ये जो नस्ल है ना, इसको अगर इमरान खान ने ही कहा
कि पाकिस्तान की बका के लिए ये जरूरी है, तो तब ये मानेगी, वरना ये जो नफरत पैदा हो चुकी है, और ये नफरत इमरान खान ने पैदा नहीं की, 75 साल से चल रही है। इस नफरत को खत्म करने के लिए एक खबर रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक आर्मी आगाही नेटवर्क शुरू किया जिसमें सर्विंग ऑफिसर्स होंगे। वो सोशल मीडिया पर जो है ये नफरत जो है इसे काउंटर करेंगे, जो रियासत दुश्मन लोग हैं उन्हें काउंटर करेंगे। जबकि दूसरी जानब खबरें बलूचिस्तान से भी बड़ी अफसोसनाक रिपोर्ट हो रही हैं। वहां पर जो इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी है, वहां पर मैरंग बलोच का प्रोटेस्ट है। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह कि बलूचिस्तान में आज से शुरू हुई है। बलूचिस्तान में ये इंसर्जेंसी 2004 से शुरू हुई है। 1977 से लेके 2004 तक बलूचिस्तान से ज्यादा पुरअमन और पुरसकून जगह कोई नहीं थी। इतनी पुरसकून थी कि पंजाब से लोग वहां जाते थे और पिकनिकें मनाया करते थे बोलान नदी के ऊपर। किसने शुरू की? आपने एक डील की अमेरिका के साथ 9/11 के बाद, और अमेरिका आपके आके बैठ गया वहां पर। फिर आपने उसके हिसाब से आपने अकबर बकरी वाला इंसिडेंट किया, और खौफनाक हद तक आपने हालात खराब किए खुद, ताकि अमेरिका को पता चले कोई इतनी आसान बात नहीं, हमें पैसे दो, कोलिजन सपोर्ट फंड है, हमने कमाना है, हम बदले पकड़ के दे रहे हैं। आपने 1,85,000 फौज जो है बॉर्डर पे लगाई, केपीके के भी उसके, ताकि अमरीकियों को हम तहफुज दें। ठीक, उसके बाद हुआ क्या? आपकी इंसर्जेंसी सारी अफगानिस्तान से आती थी ना, तो अफगानिस्तान में कौन था? टीटीपी थी, तालिबान थे, अमेरिका। आप कारजई को रेड कार्पेट रिसेप्शन देते थे, आप अशरफ गनी को रेड कार्पेट रिसेप्शन देते थे। अमेरिका के जो तुम्हारे बॉस थे वो सारे के सारे मेन जीएचक्यू के अंदर भी थे, और किला बालासार के अंदर भी बैठे हुए थे, और कोयटा के कंटोनमेंट में खारिज बेस पे भी बैठे हुए थे। तो आपने तो खुद इंसर्जेंसी बिल्ड की है वहां पर। एस्टेब्लिशमेंट सर इस इंसर्जेंसी को खत्म क्यों नहीं करती? वहां पर बलोचों के बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। जैसे 1977 में हुई थी, जियाउल हक ने जब इस वक्त आया था, तो जियाउल हक ने वहां पर 4 साल मिलिट्री ऑपरेशन रहा, तो लाखों लाखों बेघर हुए थे, और 3-3.5 हजार की एस्टिमेट उनकी है। वो बेचारे गए थे जान से फौजी, और 6-6.5 हजार बलोच गए थे। उसने आते ही एकदम आके आम माफी का ऐलान कर दिया। उसने कहा अपना असला भी ले आओ, सब कुछ ले आओ, आपको अंदाजा ही नहीं है। हैदराबाद साजिश केस उसने 1 घंटे में खत्म कर दिया था। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सरेंडर करो हमारे सामने, तो ये करो, तो वो फिर नहीं होता। तो उसकी ये वजह उसकी वजह कि जिन लोगों के बच्चे जो है ना 12-12 साल से मिसिंग पर्सन हैं, 8-8 साल से मिसिंग पर्सन हैं, जिन लोगों के बंदे मरे हैं, वो लोग कहते हैं, बलोच के अंदर कहते हैं कि जब जिरगा में बलोच और पश्तून जब जिरगा में बैठते हैं, तो जब काउंटलेस सूरत हाल हो जाती है, तो कहते हैं चलो ठीक है, खत्म, चैप्टर क्लोज कर दो, न तुम हमारी कोई दुश्मनी, न तुम्हारे ऊपर हमारा कोई खून बहा, न। और रियासत जो है ना, ये शाही का डेरा नहीं होती कि मैंने बदला लेना है, कि मेरे 5 मारे हैं तो हम 15 मार के आएंगे। रियासत बुनियादी तौर पर मैग्नेनिमस होती है, माफ करती है ताकि अमन चले आगे। लेकिन यहाँ तो मसला यह है कि यहाँ रियासत नहीं है, यहाँ बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है। वो कहती है हमारा एक मरेगा तो हम 15 मारेंगे। ठीक है। बहरहाल सर, पारा-चनार में भी अफसोसनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। ये सारी चीजें हमारे हाथों से निकल गई हैं या क्या वजह है? देखिए, सब कुछ मिनटों में ठीक होता है अगर आप ठीक हो जाए। आप क्यों करना चाहते हैं? आपके पीके में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पे आपको अमेरिका ने कह दिया हुआ है कि आपने वहां ऑपरेशन करना है अफगानिस्तान के खिलाफ। मेरे प्रोग्राम में सोहेल शाहीन आए थे आज से 1 महीना कबल। जी, उसने कहा हमने ऑफर किया है कि आए हमारे साथ मिलकर बताएं कहां टीटीपी के ठिकाने हम मारते हैं, या फिर हमारे साथ मिलकर हम तुम्हें बताते हैं कहां तुम्हारे ठिकाने, आओ मारो। तो क्यों नहीं करते? जब तालिबान पहली दफा गए थे, आपको पता है कि पहले 6 महीने इमरान खान वाली जो 7 महीने थे, कितना पुरअमन था। जी, जब वो आके सेटल हो रहे थे, सब कुछ किसी कोई एक धमाका बताएं उस जमाने में। आपने वो पहला काम ये किया कि अगस्त में आपका वफद वहां पर गया था, और आपने अमेरिका को स्पेस दी, और आपने अहमद रजवारी को मरवाया। ठीक है। आपका वफद अफगानिस्तान में मौजूद था, उस वक्त निगोशिएशन कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने एयर स्पेस दी है। ये बिल्कुल ऐसे है ना, इस्माइल हानिया को जब मरवाया गया है, जी। तो ईरान के ताल्लुकात खराब हुए ना बाकी लोगों से, जिनने भी मरवाया, स्पेस दिए, जो कुछ भी दिया। ये हुआ क्या सर? इस्माइल हानिया का मामला कैसे हुआ? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इस्माइल हानिया का, मैं उस ईरान में पोस्टेड रहा हूँ, मेरे ख्याल ईरान के अंदर का नेटवर्क काफी मजबूत बन गया हुआ है। क्योंकि इस्माइल हानिया जिस बिल्डिंग में था, उस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से पे हिजबुल्लाह का दफ्तर भी है, इस्लामी जहाद का। निचले वाले 2nd फ्लोर पे ये
ठहरा हुआ था। तो इसको कोई सामने की बिल्डिंग से मेरे ख्याल अटैक हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है कि कोई भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा का टारगेट का जो अटैक है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर बात है पूरी बिल्डिंग पे होता और पूरी बिल्डिंग गिरती जो ऊपर से, अगर एरियल होता है जो कुछ भी होता। अब यहाँ ये खबरें तो आएंगी, लेकिन बेसिकली ईरान के अंदर उन्होंने अपना मुसाद ने नेटवर्क बना लिया होगा, और उसकी वजह यह है कि ईरान ने अपने बेशुमार लोगों के ऊपर सख्ती की वजह से उनको बाहर बहुत भेजा है, और बहुत ज्यादा शदीद किस्म की वहां पर पाबंदियां हैं। आप देखें कि 6 टेलीविजन टेरेस्ट्रियल चैनल हैं, वो भी कोई नहीं देख सकता। तो वहां से बंद तो जाता है ना, ईरानी रात के अमेरिका में बैठे हुए हैं, बाकी जगह में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे। फिर आपको शायद याद होगा कि जिस वक्त ईरानी गवर्नमेंट बिल्कुल बनी थी, तो इन द बिगिनिंग उन्होंने मुजाहिदीन खल्क और ये सारे जो लोग थे, 51,000 कैदी किए थे इन्होंने, और एक ऑर्डर से इमाम खमैनी ने 51,000 लोगों को जेलों में फांसी दी थी एक रात के अंदर। तो 51,000 की फैमिली, तो वो सारा कुछ तो है ना, वो वो एक होगी। नेट। आखिर में सर एक शॉर्ट कमेंट करते हैं कि आपने ये जो ऑपरेशंस का जिक्र किया कि पेशावर में अमेरिका के कहने पर किए जाते हैं, सोहेल शाहीन की ऑफर, ये जो ऑपरेशंस हैं हमारे DGISPR साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हैं, पाकिस्तान की अवाम के लिए हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हैं। आप क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑपरेशंस अमेरिका की ख्वाहिश पर, उनकी मंशा पर किए जाते हैं। आप मुझे बताइए, 2007 में जब जामिया हादसा हुआ था, उससे पहले कभी कोई पाकिस्तान में खुदकुश हमला हुआ था? नहीं। आप मुझे बताइए, जब पहली दफा आपने नेक मोहम्मद के गले में हार डाले थे और कहा था कि इसके साथ हमारा एग्रीमेंट होगा, उस वक्त कोई भी कोई हमला हुआ था? आपने 2006 में जब उसको फिर मरवा दिया, ड्रोन हमले से अमेरिका ने मारा, आपने कहा हमने मारा है। डामाडोला में उन्होंने, अमेरिका ने मारा, हमने कहा हमने किया है। फिर आपने बैतुल्लाह महसूद को अमन का पैगंबर कहा, उसको कहा कि तुम क्या बात है, हार पहनाए, एग्रीमेंट हो गया, सब ठीक हो गया, फिर अमेरिका ने ड्रोन से हमले मारा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 2001 से पहले हम अमन इसी किस्सा खानी बाजार में रात को 3 बजे रात तक लोग बैठ के थे चरसी के टिक्के खाते थे, इसी कोयटा के फ्लोरा में लोग 2-2 3 बजे तक आइसक्रीम में खाते थे। क्यों लेके आए हो तुम? और अब तुमसे अब मैं हमने तो मैं तो नौकरी में था उस जमाने में जिस वक्त सब होता था। हमारे जो बैचमेट दोस्त थे, वो जब उनको जिरगे को बिठाते थे, अचानक एक बंदा आता था कोई, वो 2 बंदे उठा के ले जाता था, बगराम ले जाता था। आपने अमन कहां से करना? ये जंग दूसरों की है और हम अफगानिस्तान की तरह अपनी सरजमीन। 100% हमारी जंग है ही नहीं है, ना हमारी जंग कभी थी। इसका जेनेसिस जो है अमेरिका है। इस जंग देखो बुनियाद किसकी है, और हमें कहा जाता है तुम्हारी जंग है। और अगर हम इस जंग से ना निकले और हमने इन ऑपरेशंस को ना खत्म किया और इन चीजों को ना समझा, तो इंजाम क्या होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 महीने लगते हैं। आप अफगान गवर्नमेंट के साथ बैठ के और ईरान गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप तय करें, आपकी जंग खत्म हो जाती है। आपका आपका आप कमाल बात है, आपसे ज्यादा जाहिल बेवकूफ कौन होगा कि जो अपना ईरान से यानी 20% कीमत के ऊपर पेट्रोल मिलता है, आप वो नहीं ले रहे। ईरान के ऊपर तो आपके आधे उसके ऊपर गैस मिलती है, आप वो नहीं ले रहे। ईरान में मैं पोस्टेड रहा, वो कहते थे कि हम ब्राजील से चावल मंगाते हैं, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं ले सकते? हम टमाटर और ये चीजें जो है वो पता नहीं साउथ अफ्रीका से मंगाते हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं ले सकते? हम कपड़ा पाकिस्तान से क्यों नहीं ले सकते? क्यों? आपने डील भी की हुई है, आपने पाइपलाइन भी बिछाई हुई है, गैस पाइपलाइन की। आप अमेरिका, यार आपको इस मुल्क के अवाम की खुशहाली का कोई ख्याल नहीं है। ये अफगानिस्तान है, आप उसकी शिरकत तजारत से अरबों रुपया कमा सकते हैं। उनका तजारत जो उनकी जो गैस जाती है, उनकी जो लिथियम जाती है, उनका जो मार्बल जाता है, उनका जो बाकी गंदम, जो आपने अमेरिका के कहने पे ऊपर उनको बंद किया, और इंडिया से उन्होंने गंदम मंगवाई। ये आपसे बेवकूफ तो शायद पाकिस्तान में कोई हुक्मरान है ही नहीं कि जो अमेरिका के कहने पर आपका घर। उसकी वजह क्या है? मेरे और आपकी उनकी नहीं परवाह। उनको कोलिशन सपोर्ट फंड आ रहा है, बट ठीक है, पैसे आ रहे हैं। अमेरिका, ट्रंप फिर आपको गालियां देता है कि आप बगैर तो पैसे खाते हो और उसके बाद आप कुछ करते नहीं हो हमारे लिए। ठीक। और ये मकबूल जान साहब, आपकी राय का, आपके तजज़िये का बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।